चलो हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन हम सब यहाँ पे आगे हैं हमारा फिजिक्स का नया वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने के लिए। देख रहे हैं आप पूरी सोलर सिस्टम अभी हमारे सराउंडिंग में आ चुकी है। तो लास्ट लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइको ब्राहे ने जो इतना सारा कंटेंट बना के रखा था हमें तो समझ में नहीं आने वाला था। उसके साथ वर्क करने वाले केपलर था जिसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। और अब जाके ये केपलर के लॉ के मतलब यूज करके हम हमारे सोलर सिस्टम यानी प्लैनेट का बिहेवियर समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है केपलर का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में केपलर एक्सप्लेन करता है कि देख रहे हैं आप सोलर सिस्टम सन है ना, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सारे सन के सराउंडिंग में चक्कर मार रहे। लेकिन लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे, कोपरनिकस ने जो बोला था, आर्यभट्ट ने जो बोला था, यहाँ पे कुछ तो मिसमैच हो रहा है। क्या मिसमैच हो रहा है? चलो सोचो इसके ऊपर। क्या बोला था? नहीं समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर जाके फिर से देखो। यस, क्या बोला था? उन्होंने बोला था सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट घूमते हैं सन के सराउंडिंग में। ये तो सर्कल दिख ही नहीं रहा है। कौन सी शेप है ये? सर्कल तो नहीं है। ऐसे सर्कल को, ये सर्कल है, इसको ऐसे खींचा मैंने तो ये क्या बन गया? इलिप्स। तो सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब ये इलिप्टिकल क्या आ गया? देखो सर्कल, इसको अगर मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींचूंगा, खींच लिया, क्या हुआ? चपटा हुआ सर्कल। ये सर्कल जो चपटा आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है इलिप्स। क्या बोला जाता है? इलिप्स। तो ये केपलर ने हमें बात एक्सप्लेन की थी कि सारे जो प्लैनेट्स है सन के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रहे, या फिर ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे देखो ये सन। अब देखो सारे ऑर्बिट्स कैसे है? सन के सराउंडिंग में सर्कुलर नहीं है, कैसे है? इलिप्टिकल है। ये सन, उसके बाद में मर्क्यूरी, देन विनस, ये सारे क्या कर रहे हैं? अपने अपने ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनकी मोशन को समझते हैं जो केपलर ने बोला था उसके बात के अकॉर्डिंग। तो केपलर ने बोला क्या था सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। एवरी प्लैनेट revolves around the sun into an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci। हो गया स्टेटमेंट मैं आपको यहीं पे रखता हूं। चलो इसको कॉर्नर में रख देते हैं। केपलर बोलता है कि सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के सराउंडिंग में घूमते हैं अलोंग इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये इलिप्स क्या है? 2 मिनट उसको देख लेते हैं। सिंपल बात होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिन फिक्स कर दी, यहाँ पे एक पिन फिक्स कर दी। अब ये स्ट्रिंग इन दोनों पॉइंट में से मैंने कनेक्ट कर दिए। एक पेन लिया और इसको ऐसे टाइट पकड़ा। अब इसको टाइट रखते अगर मैं इसके सराउंडिंग में इसको घूमता लेके जा रहा हूँ, घूमते लेके जा रहा हूँ, तो जो शेप बन गई उसी को इलिप्स बोला जाता है। सिमिलर टू सर्कल है लेकिन थोड़ा सा वहां पे चेंज आ गया। तो इसी पाथ के अलोंग सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं? सन के सराउंडिंग में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो ये इलिप्स है, यहाँ पे फर्स्ट पिन थी, ये सेकंड पिन है। तो ये दोनों पिन की जो पोजीशन है वो बनते हैं फोकाई ऑफ द इलिप्स। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में 2 फोकाई होते हैं। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन दोनों को अगर एक पॉइंट पे लेके आ गए, क्या हो गया? ये इलिप्स सर्कल बन गया। फिर अगर खींचते हुए दूर लेके जा रहा हूं, क्या बन गया? सर्कल इलिप्स बन गया, है ना। ये फर्स्ट फोकाई, ये सेकंड फोकाई, एंड इनके सराउंडिंग में जो दिख रहा है वो इलिप्स। तो केपलर ने ये बात बोली थी कि सारे प्लैनेट्स सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। यही तो फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर से पढ़ो। एवरी प्लैनेट revolves around the sun into an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci। इस फोकस पे होगा यहाँ पे, या फिर या फोकाई पे होगा। दोनों में से एक फोकाई पे सन होता है एंड उनके सराउंडिंग में ये प्लैनेट जो है अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि अब जाके हमें समझ में आ गया, हम जो इतने दिन तक सोचते थे कि सन के सराउंडिंग में प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, वैसा है ही नहीं। इनका पाथ तो जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ इलिप्टिकल पाथ है। तो ये बन गया हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ।
हो गया क्लियर? एकदम आराम से जो दिख रहे हो आप कि सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है, सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है। ये सन यहाँ पे, दूसरे फोकस पे कुछ भी नहीं, और ये प्लैनेट जा रहे हैं इस पाथ के अलोंग अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। आगे जाके केपलर हमें एक्सप्लेन करता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। ये आ गया हमारा सन। अब ये कोई भी एक प्लैनेट लेते हैं, हमारी अर्थ ही लेते हैं। अब ये इलिप्टिकल पाथ में ऐसे घूम रहा है। अब घूमते टाइम अगर मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लूंगा, अब ये अर्थ को सन से कनेक्ट कर दूंगा, इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर, या फिर आप रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हो। ये कंसेप्ट हम पहले सर्कुलर मोशन में भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, वही यहाँ पे रिपीटेशन है। सन है हमारा, अर्थ घूम रही थी, उसकी फर्स्ट पोजीशन है जिसको मैंने ए बोल दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अर्थ यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी। अब अर्थ यहाँ पे आ गई, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो ये बी वाले पोजीशन से भी मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रेडियस वेक्टर जो हमने दो ड्रॉ किए, इसके इन बिटवीन जो भी आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया गिवन टाइम इंटरवल में प्लैनेट ने स्वेप्ट किया है या फिर कवर किया है। अब सेम कंडीशन उसी अर्थ को हम लेके आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। सन वही का वही है। अब हम अर्थ को लेके आ गए सी पॉइंट पे, उतना ही टाइम देंगे अर्थ को घूमने के लिए जितना यहां पे दिया था। अब सी से लेके अर्थ जा रही है जा रही है जा रही है, ये डी के ऊपर आ गई। सी से मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया था, डी से भी मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया। अब क्या होगा, फिर से मैं ये एरिया यहां पे कंसीडर करूंगा। तो गिवन टाइम इंटरवल में इस रीजन में जितना एरिया कवर हुआ है, उसी टाइम इंटरवल में इस रीजन में भी उतना ही एरिया कवर हुआ है। यानी कि इससे हम स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, पढ़ लो। एवरी प्लैनेट स्वाइप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन इक्वल अगर उनको टाइम मिल गया तो वो क्या करेंगे, इक्वल एरिया कवर करेंगे। देखो वंस अगेन फिर से, ये सन था, ए से लेके बी तक गया, एरिया कैलकुलेट करना था, इसलिए दोनों के पोजीशन के वेक्टर के बिटवीन ये शेडेड पोर्शन मैंने शो किया है। गिवन टाइम इंटरवल में ये एरिया कवर हुआ, दैट इज A1। अब वही केस यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी है, ये शेडेड पोर्शन मैंने यहाँ पे शो किया। अब ये पोर्शन का एरिया सपोज A2 है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आने वाला टाइम एंड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा था, अगर वो दोनों सेम है तो उस केस में ये A1 एंड A2 दोनों इक्वल रहेंगे। ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ। और इसी केपलर्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं ये ट्रायंगुलर शेप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करता हूं। उसमें क्या होगा, ये जो आर आपको दिख रहा है, मैं इसको हाइट ले लूंगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पोर्शन, इसको मैं बेस बोल दूंगा। अब एज्यूम करो कि प्लैनेट अगर v इतनी वेलोसिटी से स्पीड से जा रहा था और उसको डेल्टा t इतना टाइम मिला, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेस का। सोचो कितना होगा, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है और मुझे डिस्टेंस चाहिए। यस, वही बात जो अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे, आ गया याद? वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस हो गया v इंटू डेल्टा टी। अब देखो ट्रायंगल है मेरे पास, ये v इंटू डेल्टा टी, ये हाइट है r। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब यहाँ पे मुझे डेल्टा ए इक्वल्स टू मिल रहा है 1/2 इंटू आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। हो गया क्लियर? अब इस डेल्टा टी को उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, क्या बन गया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू वी। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे, इक्वेशन डिराइव करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस v को m/m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन गया, mvr अपॉन 2m। यस, m इंटू वी इंटू आर क्या होता है, पढ़ा है हमने कौन से टॉपिक में? यस, रोटेशनल मोशन में m इंटू वी इंटू आर होता है l, यानी एंगुलर मोमेंटम। यानी यहां पे क्या हो गया, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2m। यानी हमें यहाँ पे समझ में आता है कि अगर एरिया जो कवर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट है तो एल भी कांस्टेंट होगा। यानी स्टार मार्क करके हमें पॉइंट मिल गया कि केपलर सेकंड लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये केपलर का सेकंड लॉ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखा है हमने, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एल अपॉन 2m। अब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कॉन्स्टेंट ही होता है, ये तो केपलर बोल रहा है,
यानी L/2m भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर के लॉ के सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज थर्ड लॉ। अब फर्स्ट लॉ जो है उसको अपन लॉ ऑफ ऑर्बिट देख चुके हैं, सेकंड है उसको लॉ ऑफ एरियाज हमने बोला था, उसको भी अपन समझ चुके हैं। अब थर्ड लॉ होता है केपलर का, जिसमें केपलर एक्सप्लेन करता है, देखो ये सन है, अब ये अर्थ सन के सराउंडिंग में क्या कर रही है, अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं, फिर से हमारे इलिप्स के ऊपर आते हैं। ये आ गया हमारा इलिप्स। अब ये इलिप्स की केस में अगर मैं दोनों फोकस में से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये बनता है इलिप्स का मेजर एक्सिस। इसको परपेंडिकुलर और एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये बनती है इलिप्स का माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे ये मेजर एक्सिस जो आपको दिख रहा है वो सेंटर में दो पार्ट में कवर हो रहा है। इस वाले रीजन को हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी अर्धा, मेजर मोटा, तो सेमी मेजर एक्सिस मुझे ये मिल गया। अब ये इलिप्स को बाजू में रखते हैं, हमारे अर्थ एंड सन को लेके आते हैं। तो ये सन था, अर्थ यहां से घूम रही है इलिप्टिकल पाथ के ऊपर, ये रेफरेंस पॉइंट लिया हमने, ये रुक जा, अर्थ रुक गई। अब इसकी मोशन हमने शुरू कर दी, टाइम काउंट करते इसको कितना टाइम लगेगा, जा रही आगे, इसे तो 1 साल लगता है, हमारे पास थोड़ी इतना टाइम है, चल भाग जा, स्पीड से भगाते इसको। ओके, हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए मान लो कि टाइम टी लगा, और ये टाइम है टी, और उसके बाद में इलिप्टिकल पाथ, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस जिसको अपन सेमी मेजर एक्सिस बोल रहे थे। तो केपलर अपने थर्ड लॉ में बोलता है कि ये जो एक चक्कर मारने के लिए लगने वाला टाइम था, जिसको अपन पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन में, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ से। यानी क्या मिला हमें, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर बना प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एंड यही वो फॉर्मूला है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सन के सराउंडिंग में हमें 365 डेज लगते हैं, तो मार्स को कितना टाइम लगता होगा, वीनस को कितना टाइम लगता होगा, मर्क्यूरी को कितना लगता होगा। इनका तो छोड़ दो, वो नेपच्यून, प्लूटो कहाँ पे बाहर गए, उनको एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगता होगा। ये सारी बातें हमें केपलर के थर्ड लॉ से समझ में आती है। लेकिन ये कैसे समझ में आती है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करके कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।